चलो आओ भाई साहब, सुनिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। 12वीं क्लास का शुभारंभ। हाँ हाँ भाई, क्या चीज? टिम्बर होता है, TIMBER। हाँ वही होता है, टिम्बल नहीं होता है। चलिए नेता लोग फटाफट आ जाइए। आज शुरू करते हैं 12वीं क्लास। 12वीं क्लास मॉडर्न फिजिक्स। बहुत ही भौकाली पाठ। हाँ, बहुत ही आसान। सुनो, मतलब नंबर बढ़ाने का एकमात्र जरिया पूरे फिजिक्स में मॉडर्न। 12 लेक्चर में। हाँ, रिव्यू ना। अब संडे को टेस्ट है नहीं, किसी संडे। अरे मतलब वेव्स नहीं आ रहा है ना, जिस संडे में वेव्स आएगा उस संडे में रिवीजन हो जाएगा उसी बहाने। एक्चुअली क्या हो रहा है, लेक्चर्स का थोड़ा वो आ जा रहा है, लैग आ जा रहा है। एक जगह दूसरा लेक्चर तीसरा लेक्चर चल रहा है, एक जगह अभी पहला भी नहीं शुरू हुआ। पहले इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं, एक दिन किसी दिन बनवा दूंगा। और क्या, ऊपर 1.5 लेक्चर हो गया भाई। हाँ, चलिए भाई साहब सुनिए, मॉडर्न फिजिक्स देख लीजिए भाई साहब। अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स में। सबसे पहला पार्ट जो अपन मॉडर्न में पढ़ने वाले हैं। हाँ भाई, तो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला पार्ट जो आज अपन पढ़ेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेलो, हाँ आवाज आ रही है भाई? क्लियर सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो बहुत अच्छा। देखो भाई सुनिए, मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला हिस्सा है ड्यूअल नेचर। जानते हैं ना ड्यूअल नेचर? ड्यूअल नेचर को अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा मैटर वेव्स। ठीक है ना? 2 लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 1 लेक्चर या आधा लेक्चर मैटर वेव्स। दूसरा हिस्सा है एटम्स, 2 लेक्चर। न्यूक्लियाई 2 लेक्चर। और सेमीकंडक्टर्स 3 से 4 लेक्चर। 4 लेक्चर लग जाएगा। लॉजिक गेट्स में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है ना? ये अपने पास है टोटल, मतलब मोटा मोटा अगर आज शुरू कर रहे हैं तो हम लोग लास्ट मंथ के लास्ट तक अपना पूरा मॉडर्न खत्म कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ, इसी महीने के लास्ट तक। और का ज्यादा से ज्यादा 2 जनवरी 3 जनवरी, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है ना? अरे आसान होता है यार, बहुत आसान होता है भाई, मैं बता रहा हूँ ना। कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये सोचो। आओ देखो, पूरा मॉडर्न फिजिक्स बलून पे समझ लेंगे, पूरा ड्यूअल नेचर। देखो, सबसे पहली बात, हम ड्यूअल नेचर में बात करते हैं तो ड्यूअल नेचर में पहले हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, और पार्टिकल नेचर का दौर शुरू होता है किससे? फोटॉन से। ठीक ना? अच्छा, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास 100 जूल एनर्जी है, एक ऑब्जेक्ट है उसके पास 50 जूल एनर्जी है। कौन दूर जाएगा? 100 जूल वाला। कौन दूर जाएगा? 100 जूल वाला। अच्छा सोचिए, अगर हम आपसे कहें, ये है हमारा जनरल फिजिक्स। मॉडर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास एक गुब्बारा है, एक में ज्यादा पानी भरा है और एक में कम पानी भरा है, किस अगर मान लीजिए हम दोनों को फेंके, कोई कहीं टकराने वाला नहीं, कुछ ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई गुब्बारा फटेगा? नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम कहें कि एक दीवार है हमारे सामने, ऑब्स्टेकल है, एक बलून में ज्यादा पानी है एक बलून में कम पानी है, दोनों टकराए, फटने का चांस ज्यादा किसका है? ज्यादा पानी का। बस इतना ही गेम है पूरे पूरे ड्यूअल नेचर का, बस इतना ही गेम है, यही समझना है अपने को, और कुछ है ही नहीं। मान लो अगर हम कह रहे हैं कि एक फोटोन है, क्या है भाई साहब? फोटोन है। फोटोन को बोलते हैं, फोटोन की डेफिनेशन को बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन की डेफिनेशन क्या है भाई साहब? ये क्या सेलेक्ट हो गया? फोटोन की बेसिक डेफिनेशन है क्या? पैकेट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। जब पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो ये रेडिएशन हो जाता है, जब वेव नेचर की बात करते हैं तो यही वेव हो जाता है। ठीक है ना? तो हुआ क्या, फोटोन में एक आ गया कि ये एक एनर्जी का पैकेट है।
जिस पैकेट में ज्यादा एनर्जी होगी उसके फटने के चांस ज्यादा। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए हम एक लाइट की बीम लिए हैं और उस बीम को हम ऐसे पानी में, एयर से पानी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रेड कलर की बीम है, वो जा रही है और पानी में रेड कलर की दिख रही है। दिख रही है ना? अरे भाई, रेड रेड पानी के अंदर जाएगी तो रेड कलर तो दिखाई ही देगा ना भाई। बात समझ रहे हो ना? तुम प्रोजेक्ट किए तो क्या हवा में उसके फोटॉन्स के पैकेट टूटे हैं? नहीं। क्या पानी के अंदर टूटे हैं? नहीं, कहीं नहीं टूटे हैं। अगर फोटोन टूट गया, अगर फोटोन टूट गया तो दिखाई नहीं देगा। बात समझे हम क्या कहे? अगर फोटोन टूट गया तो हमको दिखाई नहीं देगा। जैसे सन से बहुत सारा रेडिएशन निकलता है। सीक्वेंस क्या है रेडिएशन का, जानते हैं क्या? सबसे पहले रेडियो, सबसे कम एनर्जी का, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है रेडियो, उसके बाद माइक्रो, फिर उसके बाद इंफ्रा, फिर उसके बाद विजिबल। विजिबल में क्या आ जाते हैं? वेव, ठीक है ना भाई। उसके बाद आता है यूवी, उसके बाद एक्सरेज, उसके बाद गामा रेज। गामा रेज ये सेक्शन होता है। तो जब आप ऐसे आगे बढ़ते हैं ना, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ती है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ घटती है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब सोचिए, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा किसके गुब्बारे में एनर्जी है, किसके फोटोन में एनर्जी है? गामा रेडिएशन। किसके? गामा रेडिएशन। सबसे पहले कौन फटेगा? सोलर एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते निकलते फट जाता है। गामा रेडिएशन सोलर एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते निकलते फट जाता है। क्लियर? जब हमारे एटमॉस्फेयर की एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे एंटर करते हैं ना, तो वहां पे एक्सरे फट जाती है। बात समझे ना? खत्म हो गई, उधर ही रह गई। उसके बाद आती है बात ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, समझ रहे हैं? जब ओजोन लेयर में एंट्री करता है ये पूरा रेडिएशन, तो यूवी वहां फट जाता है। इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर रिफ्लेक्टर। कैसे फटा? ओजोन लेयर से गुब्बारा टकराया, इसके पास इस गुब्बारे में पानी ज्यादा था, फट गया। इन गुब्बारों में एनर्जी कम थी, अभी वो चल रहे हैं। थोड़ा नीचे आते 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 जब थोड़े और ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स मिलने लगे तो कौन फटा? वॉयलेट। फिर कौन फटा? इंडिगो। फिर कौन फटा? ब्लू। ये बहुत आसानी से फट जाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जब अंदर घुसते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ती है तो ये फट जाते हैं, ये फट जाते हैं तो इस वजह से हमको आसमान नीला दिखाई देता है। बस समझ रहे हैं ना? और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बट इट इज अनदर प्राइमरी रीजन। ठीक? हाँ भाई, आसमान में पानी। आज तू जो कहना चाह रहा है वो गलत कहना चाह रहा है। वही मैंने कहा, इट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन। समुद्र का पानी है ना, उस पानी की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। वो पानी भी एक कारण है, उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक ना? तो अभी उसमें नहीं घुस रहे। अभी हम बिल्कुल बात ये कर रहे हैं सिंपल 10वीं क्लास लेवल तक की बात, कि भाई साहब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इसमें ब्लू का एक्सटेंट थोड़ा ज्यादा होता है इंडिगो वॉयलेट के साथ मिलके, और थोड़ा ग्रीन भी फट जाता है इसके साथ मिलके। स्काई ब्लू कलर का सैंपल अपने को देखने को मिलता है। स्पेस में चले जाओगे तो सब ब्लैक है, कुछ ब्लू नहीं है, कोई लेयर नहीं है। ठीक है ना? ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, यहां तक जब आप आते हो तो देखो, जब सुबह होती है या जब रात होती है तो उस समय सन हमसे सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो सबसे आसानी से जो फोटॉन्स हमारे पास तक पहुंच पाते हैं वो कौन से होते हैं? रेड। उसके बाद बात आती है इंफ्रा, माइक्रो एंड रेडियो। ये फटते ही नहीं है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ये फटते नहीं है। क्यों? क्यों नहीं फटते? क्योंकि इनके गुब्बारे में एनर्जी कम है, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल से टकरा के इनको कुछ होता है। बात समझ पाए? पक्का ना? हाँ। अब सोचिएगा, अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि फोटॉन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी, तो अब यहां से ये डाउट पैदा होगा कि भैया इसी फोटॉन को आप बोल रहे हो वेव, और इसी फोटॉन को आप क्या बोल रहे हो? पार्टिकल। छोटी सी कहानी है, कहानी बस इतनी सी है कि एक साइंटिस्ट था, न्यूटन। नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना? साला हर जगह आ जाता है। तो उसने सबसे पहले लाइट को लेकर एक थ्योरी दी, और उस लाइट का नाम था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। अपने को उससे कोई मतलब नहीं है क्या था, बस एक कहानी है, थोड़ी रिलेटेबल लगेगी सुनने में। सबसे पहले न्यूटन आया, उसने कहा कि एक लाइट एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का नाम है कॉर्पस क्यू। ठीक ना? दुनिया मानना शुरू कर दी कि न्यूटन ने कहा है तो सही ही होगा, और ये एक पार्टिकल है, लाइट एक पार्टिकल है, उसका नाम है कॉर्पस क्यू। उसके बाद एक साइंटिस्ट आता है, उसका नाम था हाइजेनबर्ग। क्या नाम था?
हाइजेनबर्ग, जब हाइजेनबर्ग ने कहा मोमेंटम की कहानी, अरे बात समझ रहे हो ना, कि भाई एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है जिसको हम देख ही नहीं पा रहे, इलेक्ट्रॉन जिसको हम देख ही नहीं पा रहे, जिसके एग्जिस्टेंस को हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई साहब लाइट, तो लाइट नाम के तो कोई पार्टिकल अपने को दिखाई ही नहीं देते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो फिर भी अपने को थोड़ा मोड़ा एग्जिस्टेंस समझ आ रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इनके पैरेलल में एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ है जिसका नाम था हाइजेन। क्या नाम था? हाइजेन। हाइजेनबर्ग नहीं, हाइजेंस। वो हाइजेंस प्रिंसिपल तुमको वेव थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा। हाँ, हाइजेनबर्ग अलग है, ये हाइजेंस प्रिंसिपल अलग है। बात समझ रहे हो ना? तो हाइजेन प्रिंसिपल ने ये कहा कि नहीं भैया, लाइट पार्टिकल हो ही नहीं सकती, लाइट एक वेव है। लाइट क्या है? वेव। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, मैक्सवेल। मैक्सवेल सुने हो ना? तो मैक्सवेल इज काइंड ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का किंग, मॉडर्न फिजिक्स का किंग। लाइक आइंस्टाइन के पैरेलल देखा जाता था मैक्सवेल को। तो मैक्सवेल ने कहा पागल हो गए क्या तुम लोग, उस समय उसका वर्चस्व बहुत अच्छा था, लाइट एक वेव है, और उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दे दी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया। उसने कहा कि लाइट जो ट्रेवल कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़े थोड़ा, तो मैक्स प्लैंक, एक मैक्स प्लैंक थ्योरी पॉपुलर हुई। उसने कहा लड़ो मत, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है, एक साथ दोनों नेचर को देखा नहीं जा सकता। क्लैरिटी है? दोनों नेचर्स को एक साथ साइमल्टेनियसली देखा नहीं जा सकता। अगर आपको पार्टिकल नेचर दिखेगा तो वेव नेचर नहीं दिखेगा, और अगर आपको वेव नेचर दिखेगा तो पार्टिकल नेचर नहीं दिखेगा। तो ये हुआ भैया, अगर पार्टिकल है, तब लोग थोड़ा ज्यादा मैकेनिक्स जान गए थे, समझ गए थे। तो कहा गया कि ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल का, अगर पार्टिकल दौड़ रहा है तो पार्टिकल का अपना मोमेंटम होना चाहिए और पार्टिकल की अपनी एनर्जी होनी चाहिए। तो प्लैंक ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता तो रहे हैं, मोमेंटम भी है और एनर्जी भी। क्लियर है? तो फोटोन का जो उसने मोमेंटम लिखा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, उसको कहा पी, और कहा ये बराबर है h बाई लैम्डा। मोमेंटम ऑफ फोटोन किसके बराबर है? h बाई लैम्डा के। और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू 6.634 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। डेटा थोड़ा याद करना पड़ेगा, इस चैप्टर में आपको डेटा थोड़ा याद करना पड़ेगा। अच्छा, मोमेंटम हो गया, तो फिर ये कहा गया कि भैया एनर्जी भी बताओ। भाई पैकेट ऑफ एनर्जी चिल्ला रहे हो, पार्टिकल बोल रहे हो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी लिखो। तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी लिखा गया h इंटू एफ, या h इंटू न्यू, इसी फ्रीक्वेंसी को न्यू भी लिखा जाता है। अरे क्लियर है ना? और जब इसको तोड़ दिए तो हमने कहा कि ये बराबर है किससे? hc बाई, दिस इज नोन एज एनर्जी ऑफ फोटोन। बहुत आसान बात, दोनों चीज डिफाइन हो गई। क्या क्या भाई? क्या क्या भाई? मोमेंटम भी डिफाइन हो गया, और क्या डिफाइन हो गया? एनर्जी भी डिफाइन हो गई। ठीक है, तो ये हुआ कि अच्छा, मोमेंटम कैसे कह पा रहे हो कि मोमेंटम h बाई लैम्डा में या मोमेंटम है? कभी तुमने लेजर कटिंग देखी है? लेजर कटिंग देखी है? नहीं देखी है? एक मशीन होती है, वेल्डिंग देखे हो? वेल्डिंग देखे हो ना? वेल्डिंग में क्या होता है, कोई ताकत वाकत लगानी पड़ती है? नहीं, एक फ्लेम निकलती है, और वो फ्लेम क्या करती है? ऑब्जेक्ट को मेल्ट करा देती, मेल्ट करा देती। सोचो, अगर तुमको किसी ऑब्जेक्ट को मैकेनिकली मेल्ट कराना हो तो तुम क्या करोगे? पिटाई करोगे उसकी, पिटाई करोगे, हीटिंग इफेक्ट आएगा। मैकेनिकली यही तो हो रहा है ना। तो जब तुम पिटाई कर रहे हो तो तुम फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? उस फोर्स की वजह से प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसी मॉडर्न फिजिक्स का एक, इसी ड्यूअल नेचर का, इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बहुत दमदार हिस्सा है जिसका नाम है रेडिएशन प्रेशर। लेकिन आप लोग बहुत खुशनसीब है कि आपको वो हिस्सा पढ़ना नहीं। तो हुआ क्या, देखा ये गया कि जब कहीं फोटोन पार्टिकल्स पड़ते हैं, जैसे मान लो अगर अपने को बहुत लंबी लंबी, बहुत मोटी मोटी शीट्स काटनी होती है, तो मैनुअली काटना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? लेजर बीम्स यूज करते हैं। समझ, उसमें गामा रेडिएशन होते हैं। तो वो जो रेडिएशन होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ना, गामा रेडिएशन। सोचो, उससे समझते हैं। मान लो एक ट्यूमर है, वो ट्यूमर को डेड करना है, तो क्या करते हैं? गामा रेडिएशन देते हैं। गामा रेडिएशन क्या कर रहा है? गामा रेडिएशन के कुछ फोटॉन्स हैं, जब वो टकरा रहे हैं, जब वो टकरा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई? सेल्स को काट रहे हैं ना, जला रहे हैं ना, तो सेल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मान लो हम कह रहे हैं कि हमको एक दीवार काटनी है, और हमको लाइट से दीवार काटनी है, लेजर लाइट से दीवार काटनी है, या अपने को एक ताला तोड़ना है,
तो ताला तोड़ने के लिए लेजर वाली मशीन्स आती हैं जो बड़े बड़े चोर होते हैं वो यूज करते हैं। पावर लगा रहता है, आज बस खट से लगाएंगे ताले के ऊपर, ताला अपने आप कट जाएगा। कैसे कट गया भाई ताला? फोटोन की वजह से ही तो। अरे भाई है तो हीट ही ना, और दुनिया में कहीं भी हीट होगी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब फोटोन है। तो जब फोटोन उस बॉल से टकरा रहे हैं, उस लॉक से टकरा रहे हैं, उस दीवार से टकरा रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं? लगा रहे हैं ना। और फोर्स कैसे आता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब फोटोन के पास मोमेंटम है। समझ पाए? कहानी समझ आई? सिंपल सी बात है कि अगर दीवार अगर काट पाए हो या शीट अगर काट पाए हो तो उस पे जो फोटॉन्स गिरे हैं उन्होंने फोर्स लगाया है, मतलब उन फोटॉन्स का मोमेंटम चेंज हुआ है। क्लियर है? और उन्होंने उस मोमेंटम को क्या डिफाइन किया? P इक्वल्स टू क्या बोला? मोमेंटम ऑफ फोटॉन को क्या बोला? h बाई लैम्डा। अच्छा सोचो, फोटॉन कंजर्व हो सकता है? फोटॉन तब तक ही तुमको दिखाई देगा जब तक उसका गुब्बारा फटा नहीं है, जब तक उसकी एनर्जी बाहर निकली नहीं। एनर्जी निकल गई, फोटॉन बचा नहीं, कोई फोटॉन बचा नहीं। सिंपल। अरे बात समझ रहे हैं? अभी एनर्जी ऑफ फोटॉन पे और बात करेंगे, कुछ छोटी छोटी बातें यहां देखिए लिखी हुई हैं, सुन लेते हैं। फोटॉन ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट पार्टिकल है तो लाइट की स्पीड से चलेगा। दूसरा, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन क्या होता है? 0। रुका हुआ फोटॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। करेगा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कभी रुक नहीं सकती। बात समझे ना? तो हमने कहा जो चीज रुक ही नहीं सकती उसका कोई मास ही नहीं है। अच्छा, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0 बोलने का दूसरा सेंस था कि दौड़ते हुए फोटॉन का मास का ज्ञान अपने को नहीं है। अरे क्लैरिटी है ना? अब जब ब्लैक होल थ्योरी अपन देखे तो उसमें देखे कि फोटॉन गोल घूम जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? मतलब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है, और ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है मतलब उसका दौड़ते हुए फोटॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, और उस मास का ज्ञान अपने को नहीं है। बात समझे ना? तो हमने उसके बजाय दूसरा शब्द क्या कह दिया? द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। तीसरी बात, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोटॉन। फोटॉन जब तक है तब तक है, उसका फेस चेंज होने के बाद वो दिखने वाला नहीं है। एक बार टकराया, अगर एनर्जी फट गई तो फिर कोई फोटॉन नहीं दिखेगा। बात समझे ना? कंजर्वेशन ऑफ फोटॉन एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, क्या जरूरी है कि हर बार जब फोटॉन दीवार से टकराए तो फट ही जाए? ये जरूरी नहीं है। इसी फिनोमेना से 3 चीजें निकल के आती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। क्या भाई? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। रेडिएशन में पढ़े थे ना? रेडिएशन में पढ़े थे ना? रिफ्लेक्शन में वो फोटॉन से जो टकराए और टकरा के रिफ्लेक्ट हो गए, जो फटे नहीं। रिफ्रैक्शन में वो फोटॉन से जो टकराए और टकरा के पार निकल गए। क्लियर है ना? ऐसे बलून्स जो टकराए दीवार वाल पार करके बाहर, वो रिफ्रैक्ट हुए हैं। जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो फोटॉन्स फट गए। अरे समझे कि नहीं? जो फोटॉन्स फट गए वो क्या हुए हैं? एब्जॉर्ब। अरे भाई मैं अगर फट गया, मेरा बलून है, मेरे पास पानी भरा हुआ है मेरे बलून में, मैं फट गया तो मेरा पानी सब तो गया ना, मेरी एनर्जी सब तो गई ना। वो सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। कौन ले लेता है? इलेक्ट्रॉन्स। और यहां से कहानी शुरू होती है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोटी मोटी कहानी समझ आ रही है? चलिए, all the photons of a particular frequency or wavelength possesses the same energy irrespective of the intensity of radiation। अभी इंटेंसिटी पर आएंगे, इंटेंसिटी क्या होता है। पहले आप ये समझिए कि all the photons of a particular frequency or wavelength possess the same energy। मतलब दो फोटॉन से दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है या दोनों का वेवलेंथ सेम है, तो भाई साहब क्या दोनों की एनर्जी सेम होगी? भले एक गामा का हो और एक अल्ट्रावायलेट का हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। बात समझे ना? भले पड़ रहा है पक्का जी। एनर्जी, किसी फोटॉन की एनर्जी किस बात पे डिपेंड करेगी? कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका वेवलेंथ क्या है। अब जैसे फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट किया ना, तुरंत सारी कहानी एकदम अलग लेवल पे चली जाती है कि भाई ये बताओ, क्या गामा रेडिएशन का जो गामा रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी सोर्स पार्टिकल से ही तो प्रोड्यूस हो रहा होगा। दुनिया में कोई भी वेव बिना सोर्स पार्टिकल के पैदा नहीं होती है। आ जाओ आ जाओ। जैसे सोलर रेडिएशन का नाम सुने हो ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन का नाम सुने हो। सन में न्यूक्लियर फिजन होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, बेसिकली वो ड्यूट्रॉन्स हैं, 1h2 नाम सुने हो। 1h2 जब जुड़ते हैं तो वो 2He4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2He4। न्यूक्लियस की एक बड़ी खास बात होती है कि जब वो बहुत हल्का होता है या जब वो बहुत भारी होता है, जब भारी होता है तो वो टूटना चाहता है, और जब हल्का होता है तो वो जुड़ना चाहता है। जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो वो एनर्जी लिबरेट करते हैं। अभी पढ़ाऊंगा आगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। और जब दो बड़े बड़े न्यूक्लियस टूट के
दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं, तब भी वो एनर्जी लिबरेट करते हैं। समझ आए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चाहत क्या है? अपने आप को, न्यूक्लियस की चाहत क्या है? अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप को स्टेबल करना। तो उसकी स्टेबिलिटी का कारण होता है कि उसके न्यूक्लियॉन्स के पास कितनी एनर्जी है। न्यूक्लियॉन बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। तो वो चाहता है कि जो एवरेज एनर्जी है ना न्यूक्लियॉन्स के बीच में, वो ज्यादा से ज्यादा रहे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कम से कम रहे। क्लियर है? जब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं तो यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हैं ना? लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम हो जाता है। सॉरी, मतलब उल्टा हो गया। बाइंडिंग एनर्जी कम होती है बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होता है। गेम क्या है कि मान लो दो न्यूक्लियस है छोटे छोटे, दो न्यूक्लियस है छोटे छोटे, वो जुड़ के क्या बना रहे हैं? एक बड़ा न्यूक्लियस। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल होंगे। कोई चीज अनस्टेबल कब होती है? जब उसके पास एनर्जी ज्यादा कि उसके पास एनर्जी कम? जब उसके पास एनर्जी ज्यादा। अब जुड़ गए, अब जुड़ के क्या कर लिए? अपनी टोटल एनर्जी को कम कर दिए, जो उनकी बाइंडिंग एनर्जी है वो कम हो जाती है। लेकिन एक और एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एक इंडिविजुअल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के पास कितनी एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना? वो सब अभी आएगा जब अपन पढ़ेंगे, एटम शुरू करेंगे, न्यूक्लियाई शुरू करेंगे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अपने को देखने को मिलेगा। अभी हमको सिंपल सिंपल बात ये समझनी है कि अगर भाई साहब अपने पास कोई फोटोन है, उस फोटोन का स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक वेवलेंथ है, तो भैया उसका एनर्जी फिक्स रहेगा। अच्छा सोचिए, अगर हम फोटोन को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेकर गए, मान लीजिए आपको हमने कहा कि रेड कलर की लाइट है, आप समझिए रेड कलर का गुब्बारा है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। वो हवा में भी लाल कलर का दिख रहा है, पानी में भी लाल कलर का दिख रहा है, एक बीम लाल कलर की दिखती है ना। तो आपको क्या लगता है कि फोटोन ने अपनी एनर्जी खो दी या फोटोन के पास एनर्जी है? कम हो गई, घट गई, बढ़ गई, या जितनी थी उतनी है? उतनी ही है। ऐसा नहीं होगा कि बलून में तुम थोड़ा सा होल कर दो, थोड़ा पानी बाहर निकल जाए और फिर थोड़ा बलून बच जाए, बलून के अंदर थोड़ा पानी बच जाए ना। फोटोन में ऐसा नहीं होगा। फटा तो पूरा फटा, नहीं फटा तो पूरा नहीं फटा, और फट गया तो उसका एग्जिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगा। क्लैरिटी है ना? तो अब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक रेड कलर का फोटोन है या रेड कलर का एक बलून है, वो हवा में भी है और पानी में भी है। अरे है ना? तो ना तो वो हवा में फटा, ना तो वो पानी में। बस चेंज क्या हुआ? मीडियम तो चेंज हुआ ना। तो फोटोन का कुछ बिहेवियर चेंज होता है, क्या? स्पीड, और दूसरा क्या? वेवलेंथ। पढ़े थे ना वेव के बारे में। फ्रीक्वेंसी किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सोर्स का। जो गुब्बारा बना के, जैसे सन है, जो सन क्या कर रहा है? फोटॉन्स बना बना के भेज रहा है तुम्हारे पास, वो बलून्स बना बना के भेज रहा है। लाल कलर के जितने बलून्स होंगे सबके पास एनर्जी सेम होगी, सब बलून्स आइडेंटिकल होंगे। अरे क्लैरिटी है ना? येलो कलर के बलून्स आइडेंटिकल होंगे, और जब वो किसी मीडियम में एंटर करेंगे, जब वो किसी मीडियम में एंटर करेंगे, अगर वो फट गए तो आपको दिखाई नहीं देंगे, नहीं फटे तभी दिखाई देंगे। अगर नहीं फटे हैं, अगर वो बलून्स नहीं फटे हैं, तो क्या मतलब समझ आता है इसका? क्या उनकी एनर्जी पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं। आप बस इतनी बात समझिए कि बलून के अंदर भरा हुआ पानी ही फोटोन की एनर्जी है, और उसमें से थोड़ा पानी निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर जाएगा तो पूरा फट जाएगा, नहीं तो बचा रहेगा। पूरा बचा रहेगा तो पूरा बचा रहेगा। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेसिकली किसको आइडेंटिफाई करा रही है? एनर्जी को। वो एनर्जी कहां से आ रही है? सोर्स से। समझ पाए? समझ पाए? यस सर। तो भैया एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अगर एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो आपको दिखेगा कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? लैम्डा के। तो V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। यही लाइट में चल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अरे क्लियर है ना? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। V1 अपॉन V2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से निकल के आता है। इस म्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू भी डिफाइन होती है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अभी मैग्नेटिक फील्ड व्हील पढ़ेंगे तो आएगा उसमें। अच्छा, ये न्यू है, इसको भी मत समझिएगा। हाँ, E बराबर एच सी बाई लेमडा। एच कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इतना दिमाग लगा लिया? ओहो ओहो, चल ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, इसमें एक शब्द यूज किया है क्या भाई साहब? इंटेंसिटी। अभी आते हैं इस पर।
ये पढ़िए, द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अभी आते हैं इस पर। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, बट वी और लैम्डा चेंज हो जाते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? अब आते हैं इंटेंसिटी पर। किस पर आते हैं? इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी पढ़ने से पहले थोड़ा एनर्जी ऑफ फोटोन की और बात कर लेते हैं। क्या फोटॉन्स का कंजर्वेशन पॉसिबल है भाई? क्योंकि अगर वो टकरा गया और फट गया तो वो एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिखा जाता है? hc बाई लैम्डा, या अपन क्या लिखते हैं? hf। क्या लिखते हैं? hf। हमने कहा कि अगर मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक फोटोन है, वो हवा में है। कहां पर है भाई साहब? एयर में या वैक्यूम में। तो प्लैंक्स कांस्टेंट कितना? 6.634 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। स्पीड ऑफ लाइट कितना? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा, डिवाइडेड बाई लैम्डा। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लैम्डास होते हैं ना, वो या तो नैनोमीटर में होते हैं या एंगस्ट्रॉन में होते हैं, या नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉन। अब सोचो, ये वैल्यू को तुम ध्यान से देखो, ये वैल्यू बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी? ये -34 में से 8 घटाओगे, बहुत छोटी है ना? तो जो एसआई यूनिट में फोटोन की एनर्जी का मेजरमेंट होता है वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि जूल बहुत बड़ी यूनिट है। तो हमने सोचा ऐसा करते हैं, एक छोटी यूनिट ढूंढते हैं। तो उस छोटी सी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या नाम है भाई साहब? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़े हो आज के पहले कभी? 10वीं क्लास में भी पढ़ाया जाता है। W इक्वल्स टू V बाई W इक्वल्स टू Q इंटू V, या V इक्वल्स टू W बाई Q। ये पढ़े हो? पोटेंशियल बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो W बराबर क्या लिखा जा सकता है? Q इंटू V। Q इंटू Q क्या है? चार्ज। तो जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का, और वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्लियर है? ये हो गया अपने पास कुलाम। और वोल्ट कितना हो गया? 1 वोल्ट। तो ये बराबर होता है जूल के। अरे क्लियर है ना? अब इसी Q को एक यूनिट बना दिया गया। Q को क्या कहा गया कि भैया क्या लिख लो? E, और इसको क्या लिख लो? V। तो EV क्या इसके बराबर होगा? बैटरी का वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट। अरे क्लियर है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट से तुम एक्सलरेट कर रहे हो, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। अरे बात समझे? एक इलेक्ट्रॉन को किससे एक्सलरेट कर रहे हो? 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। तो वो जो एनर्जी प्रोसेस करेगा वो ये होगा। तो इसी को लिखा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। क्लियर? तो 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? 1 जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? बोलो बोलो, 1 जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं आया? आसान है? यस सर। सोच, -19 को मैं ऊपर लेके जाऊं, मैं इसको लिख दूं 10 इंटू 10 टू दी पावर 18 डिवाइडेड बाई 1.6। 16 से जब तू 100 को डिवाइड करेगा ना, तो ये तुझे मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यहां कितने जूल है? अरे भाई, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? ये बहुत ज्यादा जूल से या बहुत कम? बहुत। अरे -34 है ना यार, तभी तो अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वरना करते ही क्यों? समझ पा रहे हो ना? तो एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे तो हमने कहा एक काम करो, 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 लिखा है, और दूसरा कितना लिखा है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिखा है। ये जूल में है, डिवाइडेड बाई क्या है? लैम्डा, डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये जूल में है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या? 1.6 की 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अरे समझ रहे हो क्या? अब ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अभी देखो 18 8 26 ना, और 26 में से जब तुम 34 को घटाओगे तो क्या बचेगा? 8। तब भी -8 आ रहा है, -8 आ रहा है। तो हमने सोचा यार अभी भी बड़ा है, अभी भी ये बहुत छोटा है यार। ठीक है ना? तो इसको ठीक करने के लिए हमने कहा लैम्डा के साथ खेलो। यहाँ लैम्डा किसमें था? मीटर में। किसमें था? मीटर में। तो हमने कहा एक काम करो, 6.634 इंटू 3 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना? 8 -8। ये लैम्डा मीटर की जगह ना लैम्डा तुम नैनोमीटर में रख दो। किसमें रख दो?
नैनोमीटर में, तो ये रहेगा 10⁻⁹ 10⁻⁹ अरे 1 मीटर में 10⁻⁹ मीटर ही तो होता है। अब 9 मीटर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, +9 ना। और जब तुम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हो तो ये मिलता है 1240/λ इन नैनोमीटर, और ये यूनिट किस में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कहने का बस इतना सा मतलब है कि लैम्डा नैनोमीटर में रखा जाएगा। लैम्डा किस में रखा जाएगा, नैनोमीटर में। अरे हिसाब समझ आ रहा है, अच्छा सुनना, लैम्डा को हम नैनोमीटर में रखेंगे। अच्छा कई बार एंगस्ट्रॉन में दिया होगा तो यहाँ क्या लिखोगे, 12,400/λ इन एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे एंगस्ट्रॉन में रखोगे, नैनो में कितना होता है -9, एंगस्ट्रॉन में कितना होता है -10, तो यहाँ एक -1 आया और आएगा ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, एक 0 बढ़ जाएगा कि नहीं। ये हो गया सिंपल एनर्जी ऑफ फोटोन। इसी फॉर्मूले पर हम ज्यादा सवाल बनाएंगे। अरे क्लैरिटी है, अब सुनिएगा, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि लाइट पार्टिकल है कि वेव की, दोनों। अभी हम कौन सा नेचर पढ़ रहे हैं, पार्टिकल। कौन नेचर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैक्स प्लैंक ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है, और उसकी फिर डुअलिटी को डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करे गए, अलग अलग लोग आए। उसी की डुअलिटी को, ये एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट था, उसकी डुअलिटी को डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आइंस्टाइन, जिसके लिए वो बहुत बड़े माने गए। उन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर के एग्जिस्टेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा दिया, जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था, डी ब्रॉगली। उसने एक हाइपोथेसिस दी, जिस हाइपोथेसिस से हमको यह पता चला कि लाइट क्या है, वेव। लेकिन अब मान लो हवा हवाई बात कर दोगे, एक हाइपोथेसिस से थोड़ी कोई मान लेगा। तो दो साइंटिस्ट थे, डेविसन और जर्मर। उन्होंने क्या किया, उनके वेव नेचर से पार्टिकल नेचर के डेटा को मैच कराया, तो 100% मैच कर गया, लगभग 90%, 99% एक्यूरेसी के साथ मैच कर गया। तो हमने मान लिया कि डी ब्रॉगली जो कह रहे हैं वो सही है, और वो हाइपोथेसिस अभी तक चल रही है। ठीक है ना। इसी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और मैक्सवेल की थ्योरी के बिहाफ पर एक नया लॉ बना केमिस्ट्री में, जिसको बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या बोलते हैं, पढ़े हो ना, MVR = NH/2π, पढ़े हो ना, दिखाऊंगा सब कहां से आता है अभी। तो EP बराबर क्या हो गया, 12,400/λ इन एंगस्ट्रॉन। फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। जिस पैकेट में ज्यादा एनर्जी होगी वो जल्दी फटेगा। कौन जल्दी फटेगा, वॉयलेट की रेड, वॉयलेट की रेड, वॉयलेट ज्यादा जल्दी फटेगा। सबसे देर में कौन फटेगा, अगर मान लो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो रेडियो। कौन, रेडियो। इसी वजह से उस गुब्बारे के ऊपर थोड़ी सी एनर्जी डाल के एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। अरे बात समझे कि नहीं, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं ना, किए जाते हैं ना। उसके साथ दिक्कत ये होती है कि रेडियो वेव्स के पास एनर्जी बहुत ही कम होती है, तो उसके ऊपर अदर एनर्जीज का सुपर पोजिशन थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, आसान नहीं होता। इस वजह से रेडियो कम्युनिकेशंस को हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं कर पाते। तो अच्छा कम्युनिकेटर होता है कौन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन, ये दोनों अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो, वो सब बात की बात है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना है, 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या है, 0। अब फोटोन अगर एक पार्टिकल है जो हम पढ़ रहे हैं, तो क्या उस पार्टिकल की दो बातें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, मोमेंटम और एनर्जी। मोमेंटम और, जब फोटोन, एक एक लाइन ऐसे याद कर लो, पूरा मॉडर्न ऐसे बाई हार्ट कहानी की तरह याद हो जाना चाहिए। पार्टिकल नेचर में सबसे पहले कहानी किसकी आई, फोटोन की। किसकी, फोटोन के। फोटोन कैसा नेचर जस्टिफाई करेगा, पार्टिकल की वेव, पार्टिकल नहीं, फोटोन, फोटोन पार्टिकल। फोटोन नाम का पार्टिकल है, बात समझे ना। लाइट के कितने नेचर हैं, 2। लाइट के कितने नेचर हैं, इवन इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले हर एक बॉडी का 2 नेचर है, समझ रहे हो। डी ब्रॉगली ने कहा नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। अगर उसने पार्टिकल नेचर दिया तो वो वेव नेचर भी देगी, बात समझे ना। उसी पे उसने आगे की अपनी कहानी बना दी, और कहानी सही सेट हो गई। अच्छा, मैटर वेव्स होती हैं, अभी आगे उस पर बात करेंगे अपन, कि हमारी बॉडी से भी वेव्स एसोसिएट होती है। दुनिया में हर एक मास बॉडी वेव एसोसिएट कर सकती है, करती भी है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, सबसे पहले आया कौन, फोटोन। कौन आया, पार्टिकल नेचर में कौन आया, फोटोन। और तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी। फोटोन का रेस्ट मास कितना है, क्या ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिस पैकेट में ज्यादा एनर्जी का जल्दी फटेगा, पक्का जी।
दो बलून ले लें, एक में 1 लीटर पानी, एक में आधा लीटर, तो ऑब्वियस सी बात है 1 लीटर वाला जल्दी फटेगा। क्लियर है? आसमान के नीला होने का कॉन्सेप्ट समझ आया? पक्का ना? क्योंकि बहुत हल्के जो बहुत भारी फोटॉन्स है जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है वो ऊपर ही टकरा के खत्म हो जाता है। गामा तो सन के एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाता है, वो तो यहाँ तक आ भी नहीं पाता। अरे बात समझ पा रहे हो मोटा मोटा? चलें आगे बढ़ जाएं। यस सर। अब कोई भी फोटोन है, कोई पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल की दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक एनर्जी और दूसरा मोमेंटम। तो अगर अपने को मोमेंटम चेंज का कॉन्सेप्ट देखना है, एनर्जी तो हम देख ही सकते हैं, एनर्जी तो हम महसूस कर सकते हैं कि धूप में बैठ जाओ हमको गर्मी लगती है कि नहीं लगती है, मतलब हमको एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है। तो उस लाइट की एनर्जी का तो ज्ञान अपने को था, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस दिख रहा था। मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे दिखा? कि हम कह रहे हैं भैया दीवार पे लाइट मारो, लाइट अगर आर से पार हो जा रही है तो वो क्या कर रही है भाई? इसको काट के ही तो जाएगी ना यार। अगर मान लो इसके ऊपर मैं गामा रेडिएशन चला दूं या मैं इसके ऊपर एक्सरेज चला दूं, एक्सरेज तुम्हारी बॉडी में ड्रिल करके पार कर जाती है ना। अब तुम्हारी बॉडी को ड्रिल करने के लिए क्या उसने इसके ऊपर प्रेशर लगाया कि नहीं लगाया? लगाया ना। अरे बिना प्रेशर के इंजेक्शन शरीर में घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। लेकिन फोटोन घुसे हैं तो भाई प्रेशर तो लगाए होंगे तभी तो घुसे हैं। और बिना फोर्स के प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स तभी आएगा जब क्या चेंज होगा? मोमेंटम। क्या चेंज होगा? अरे क्लैरिटी है ना? मतलब मोमेंटम चेंज भी हम देख सकते हैं। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना हो गया? एच बाई लैम्डा, एच बाई और एनर्जी एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा से जो एनर्जी मिलती है वो किस में मिलती है? जूल में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? किस में मिलती है? पक्का जी? क्या जूल बहुत बड़ी एनर्जी है या बहुत छोटी? बहुत बड़ी एनर्जी। जो यूनिट सिस्टम है, एक जूल में एनर्जी जो मेजरमेंट सिस्टम है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हमने कहा फोटोन की एनर्जी को हम छोटे यूनिट में नापेंगे। तो छोटे यूनिट में नापने के लिए हमने क्या ढूंढा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ढूंढा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, है ना? तो एक जूल किसके बराबर? 1 बाई, तो डायरेक्टली याद कर लो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कर लोगे क्या? याद कर लोगे भाई? अब हमने जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दिया, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं आया? आया भाई साहब? तभी भी हमको बड़ा दिख रहा था तो हमने कहा कि भैया लाइट का वेव कैसा होता है? लाइट का जो मतलब जो पार्टिकल्स अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10 टू द पावर -9 टू -10 मीटर के बीच में लाई करती है। बहुत छोटी वेवलेंथ होती है। अरे बात समझ रहे हो? तो जब छोटी वेवलेंथ है तो हमने कहा वेवलेंथ को या तो नैनोमीटर में डाल दो या एंगस्ट्रॉन में डाल दो। तो नैनोमीटर में डाला तो जो कैलकुलेशन करी उससे क्या मिला? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से क्या मिला? 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दोनों से आंसर सेम आएगा? बस याद रखना है यहाँ लैम्डा किस में रखना है? नैनोमीटर में। यहाँ लैम्डा किस में रखना है? एंगस्ट्रॉन में। अभी तक मॉडर्न फिजिक्स की कोई ऐसी बात जो सर के ऊपर से निकल गई? समझ आ रहा है? यस। अब इसी की बात करते हैं। मान लो अब हम तुमसे कहें कि फोटोन एक पार्टिकल है। अरे है कि नहीं है? है ना? तो गिनती करो फोटोन की, कितने पार्टिकल्स हैं? गिनती करनी है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। मान लो जैसे हम कह रहे हैं, सुनना, हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है। इसके ऊपर फोटॉन्स गिर रहे हैं, ये फोटॉन्स गिर रहे हैं। अरे बात समझे ना? कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे? तो उसके लिए एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का नाम सुने हो? क्या बोलते हैं भाई? एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। अरे क्लियर है ना? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का नाम सुने हो? फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं है? है ना? वो बताती है, कैंडला यूनिट मेजर करते हो ना, वो वही बताती है कि कितने फोटॉन्स गिरे। अरे बात समझे ना? सुनो, तो एनर्जी कितनी गिर रही है एक फोटॉन से? एक फोटॉन से एच सी बाई लैम्डा। एक ही फोटॉन गिरा होगा तो बहुत सारे फोटॉन्स गिरे ना, एन फोटॉन्स। तो उसकी कैलकुलेशन होती है एन फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स गिरे। तो भैया एनर्जी एक फोटॉन की आई कि एन फोटॉन्स की? कितनी देर में? तो एन एच सी बाई लेमडा लिख लें, और एरिया ए और टाइम कितना? टी। तो टी तो एक सेकेंड है ना भाई?
T क्या है? 1 सेकेंड। तो n बराबर क्या आया? IA लैम्डा बाई HC, IA लैम्डा बाई HC। हाँ वही, IA लैम्डा बाई HC, ये कहलाता है n। n को क्या बोलते हैं? n को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। अच्छा, अगर आप एक बात ध्यान से देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, अगर एक वेव आ रही है तो उसका लैम्डा भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरे, ये किस बात पे डिपेंड करे? आई पे। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स। अरे क्लियर है? नहीं आया? अच्छा, इसी को हम एक बात कह दें कि इंटेंसिटी को अगर तुम बुरा ना मानो तो हम लिख दें पावर अपॉन एरिया। क्या लिख दें? पावर अपॉन एरिया। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं पावर बढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं? क्या बढ़ा रहा हूं? तो क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। समझ आया कि नहीं आया? आ रहा है? बहुत अच्छी कहानी है, मजा आ जाएगा अभी सेशन खत्म होते होते, लगेगा कि कुछ तो सीख गए। एन क्या? पी क्या है? पावर। पी क्या है? आई क्या है? और एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर। अच्छा एक बात बताना, यहां से एक कहानी में तुमको समझाता हूं। ये जितनी कहानी है ना भाई, ये तुम्हारा एसर्शन रीजन इतना साफ तरह से निकालेगी, जो तुम्हारे कंसेप्चुअल सवाल है उनको इतनी आसानी से निकालेगी, तुमको बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस ध्यान से सुनना। कहानी में हम कहे, अब दो मित्रों की कहानी चलेगी पूरे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है ना भाई? सोनू मोनू। कौन भाई साहब? सोनू मोनू। सोना सोनी रख ले क्या? सोना बाबू। हाँ चल, अरे ठीक है, मेरा फ्लो सोनू मोनू पे बना हुआ है। सोनू मोनू रहने थे, ठीक है ना? सोनू मोनू दो दोस्त थे। सोनू मोनू दो दोस्त थे। ये बताओ, सुनना सुनना सुनना, दोनों बल्ब ले आए। क्या ले आए भाई साहब? बल्ब। इसका भी बल्ब ब्लू कलर का था और सोनू का भी बल्ब कितने का, कौन से कलर का था? ब्लू कलर का था ना? सोनू का बल्ब 100 वाट का था और मोनू का बल्ब 50 वाट का था। सोनू का बल्ब कितने का था? 100 वाट का। और मोनू का बल्ब कितने का था? 50 वाट का। किस बल्ब से ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स निकलेंगे? सोनू से? सोनू से? सोनू से? सोनू से? दोनों से सेम। दोनों का रंग कैसा है? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। सुनो तो, अब वही तो, धीरज धरहि सो उतरहि पारा, लिखे क्या है? अभी देखो क्या बोले, अभी एक लाइन बोले हैं, पावर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या बढ़ा है? एनर्जी ऑफ फोटोन की नंबर ऑफ फोटोन। समझे कि नहीं समझे? सोनू मोनू दो बल्ब खरीदे, दोनों का कलर ब्लू, दोनों का कलर, अगर दोनों का कलर ब्लू तो दोनों की एनर्जी सेम। बस सोनू के बल्ब से ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे और मोनू के बल्ब से कम फोटॉन। कंक्लूजन पे समझे? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्यों? जिसका पावर ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ज्यादा है। अरे बात समझे ना? लेकिन फोटॉन की एनर्जी अलग अलग नहीं। पक्का जी? अच्छा, इसी कहानी का एक दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या? हम कह रहे हैं कि सोनू ने भी बल्ब खरीदा और मोनू ने भी बल्ब खरीदा। अब की बार दोनों क्या किए हैं? सोनू मोनू दोनों 50 वाट का ही बल्ब खरीदे, लेकिन सोनू ने खरीदा रेड कलर का और मोनू ने खरीदा ब्लू कलर का। क्या किससे ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे? रेड वाले से ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे। हाँ, दोनों से फोटॉन्स, कॉमन सेंस है यार, ऐसे कैसे यार ज्यादा कम बोल रहे हो तुम लोग? दोनों का पावर सेम है, दोनों की इंटेंसिटी, दोनों के नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, अंतर क्या है? किसकी एनर्जी ज्यादा? मोनू की एनर्जी ज्यादा। सोनू की एनर्जी, किसके फोटॉन्स जल्दी फटेंगे? मोनू के फोटॉन्स जल्दी फटे।
अरे बात समझे हो ना? पल्ले पड़ा? नहीं आया? एक कमरे में ब्लू कलर की लाइट लगा दो, ठीक है ना, और एक कमरे में रेड कलर की लाइट लगा दो। लगा दिया? किस में ज्यादा रोशनी होगी? ब्लू में? रेड वाले में? रोशनी ज्यादा कैसे हो रही है? कि फोटोन के फट जाने की वजह से या फोटोन के टकरा टकरा के गोल घूमने की वजह से? समझे कि नहीं? जब फट गया तो ब्राइटनेस रही कहां, एनर्जी तो गायब हो गया। वो फोटोन लाल कलर का क्यों दिख रहा है? उसके अंदर जो एनर्जी है वो दिख रही है। बलून सब ट्रांसपेरेंट हैं, सबके अंदर पानी अलग अलग कलर का है। बात समझ रहे हो ना? ब्लू कलर के अंदर कौन सा पानी है? ब्लू कलर का, फटा, गायब, पानी बह गया। और बात समझ रहे हैं ना? रेड कलर फटा? नहीं फटा, उसका कलर घूम रहा है। बात समझे ना? तो वही कलर आपको विजिबल हो रहा है। इतना ज्यादा नंबर है उन फोटॉन्स का कि आपको उन फोटॉन्स के बीच का गैप दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वजह से पूरा कमरा लाल लाल नजर आ रहा है। अरे बात समझे हैं? लाइट, रेड लाइट लाल कलर का क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके फोटॉन्स जल्दी फट जाते हैं। एक ब्लू कलर भी लगा दिए होते, दिखाई नहीं देगा, वो बहुत दूर तक दिखाई नहीं देगा, विजिबिलिटी उसकी क्लियर नहीं होती है। ठीक है? तो सोनू मोनू कहानी समझ आई? पहले ये बताओ यार, बकवास नहीं करो। सोनू और मोनू दोनों बल्ब सेम पावर के ले आए थे या सेम एनर्जी का? इन दोनों बल्ब का एनर्जी सेम था, दोनों के फोटॉन्स की एनर्जी सेम थी। क्या अलग था? पावर। क्या अलग था? पावर अलग होने का मतलब, और इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड अलग अलग होंगे। तो यहां ये बताओ, यहां ये बताओ, यहां क्या है? सोनू की कहानी क्या समझ आई? सोनू की कहानी क्या समझ आई भाई? सोनू का, सोनू का क्या ज्यादा है? पावर। सोनू का पावर ज्यादा है। सोनू का पावर ज्यादा है, तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, उसका नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ज्यादा होगा। क्या? दो सोनू मोनू के बल्ब का कलर सेम है। सोनू मोनू के बल्ब का कलर, बल्ब का कलर, बल्ब का कलर सेम है। अगर दोनों के बल्ब का कलर सेम है मतलब दोनों का क्या सेम है? दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या सेम है? एनर्जी सेम है। अरे है ना? यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या है भाई? यहाँ क्या? पावर ऑफ सोनू इज इक्वल टू पावर ऑफ मोनू, मतलब इंटेंसिटी ऑफ सोनू इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ, equals to number of photons falling per second of Sonu equals to number of photons falling per second of, but frequency of red is less than frequency of blue. तो energy of red, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? सोनू। अरे बोल रहे हैं ना? सोनू का मतलब कलर समझना। ये बताओ, दोनों का पावर सेम है, पावर ऑफ रेड इज इक्वल टू पावर ऑफ ब्लू, मतलब इसका क्या? इंटेंसिटी ऑफ रेड इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ ब्लू, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑफ रेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑफ ब्लू। दूसरी बात क्या? फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, मतलब एनर्जी ऑफ ब्लू विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेड। किसके फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, रेड की कि ब्लू की? ब्लू की ज्यादा होगी ना? ये कहानी है भाई। अगर ये समझ आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से तुमको कोई रोक नहीं सकता भाई साहब। कहानी अभी तक एकदम रिलेटेबल लग रही है, एक सीक्वेंस में समझ आ रही है? यस। अब सुनो, सुनते जाओ, अभी लिखना, अभी लिखना, रुके रहो, रुके रहो, सब एक साथ लिखेंगे तो एक स्टोरी बनेगी, फिर मैं बोलता रहूंगा, तुम लिखते जाना। दूसरी बात क्या? हाँ, अपनी क्लास कितने बजे तक है? 9:30 तक ना? 9:20 पे मुझे रोक देना कि अब आज का कोटा पूरा, ठीक ना? उसके बाद लिखेंगे, 10 मिनट दूसरे क्लास तो खाऊंगा ना यार, थोड़ा तो चलता है। अगली क्लास किसकी है? तरुण सर की? कल, कल, हाँ, थोड़ा कम लंच करना है यार तुम लोग। अभी कौन सा लंच करोगे, छोड़ो। अरे ठीक है, इधर देखो, सुनो 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 भाई, इधर देखो, हम क्या कह रहे हैं भैया? अब हम क्या कह रहे हैं कि देखो हुआ क्या, कि ये जितना तुम फोटोन उटॉन फोटोन फोटोन खेल रहे हो, इन सबको एक काम के लिए खेल रहे हो। सोलर एनर्जी इफेक्ट समझते हो?
फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, जब उनके ऊपर फोटॉन्स पड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ाते होंगे। भाई बिना इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? नहीं होगी ना। हाँ, अब हमारा काम है कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक ना। मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, होंगे ना। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के ऑर्बिट में गोल घूम रहा है, कौन ज्यादा स्टेबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन किस जो गोल घूम रहा है? जो गोल घूम रहा है। अच्छा, तुमको थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ा हुआ हो तो ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम में, वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बात जानते हो? अगर मुझे उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है तो कम से कम मुझे कितना एनर्जी देना पड़े? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बात समझे कि नहीं? कितना एनर्जी देना पड़ेगा? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मेरे पास -2 जूल, ठीक है ना। तो मुझे 1 जूल एनर्जी दोगे तो मैं क्या करूंगा? -2 से कहां जाऊंगा? -1, फिर 1 जूल दोगे तो 0। अब मैं फ्री हो गया, अब मैं फ्री हो गया। अरे बात समझे ना। अब जो एनर्जी दोगे वो मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। इतनी ही बात है और कुछ है ही नहीं। बस इतनी सी गेम अपने को समझनी है। इसी पे पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड है, कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन इफेक्ट। समझना। जैसे ये सवाल है, ये पहले एक सवाल देख लो। कह रहा है व्हेन द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता है क्या? मोमेंटम निकाल सकते हो? निकाल सकते हो फ्री। अच्छा भाई ये देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू क्या होता है? h/λ। अरे फ्रीक्वेंसी पता है क्या? तो C इक्वल्स टू क्या होता है? f λ होता है ना। अरे होता है ना। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C/f। क्या उठा के रख सकते हो? रख सकते हो। तो कितना हो जाएगा? FH/c। नहीं आया? अरे आया। अरे स्पीड बराबर क्या फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है ना। यार सस्ता सवाल है यार, अब इसमें क्या दिमाग लगाना है भाई। P इक्वल्स टू h/λ, फ्रीक्वेंसी पता है क्या? लैम्डा निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हाँ, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सारा गेम किसका है? एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये समझ आया? पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ये एक मेटल सरफेस है। क्या है भाई साहब? मेटल सरफेस। अब फिर वही सोनू मोनू की कहानी। ये अपने पास एक मेटल सरफेस थी। हुआ क्या? सोनू एक बल्ब ले आया रेड कलर का, मोनू एक बल्ब ले आया ब्लू कलर का। एक बल्ब लाया रेड कलर का, एक बल्ब ले आया ब्लू कलर का। दोनों ने पहले क्या किया? पहले सोचा कि एक काम करो, पहले अपन दोनों 10-10 वॉट का बल्ब लेके चलते हैं। कितने वॉट का? 10 वॉट का। जब ब्लू कलर से रेडिएशन निकला, कौन से कलर से? ब्लू कलर से। और जब रेड कलर से रेडिएशन निकला तो हुआ क्या? ब्लू कलर वाले से फोटॉन निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले इस मेटल सरफेस से। रेड कलर वाले से नहीं निकले। समझ रहा? किसके फोटॉन की एनर्जी ज्यादा है? ब्लू वाले। रेड वाले की एनर्जी कम है। जो इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं, ये स्टेबल हैं कि अनस्टेबल? अनस्टेबल हैं। नहीं, जो मेटल जो सरफेस के अंदर हैं वहीं से तो निकल रहे हैं ना। पहले स्टेबल है, उनको अनस्टेबल करोगे तभी तो बाहर निकलेंगे। अनस्टेबल करने का सिंपल तरीका क्या है? एनर्जी दे देना। क्या दे देना? एनर्जी कौन दे रहा है? ब्लू वाला भी, रेड वाला नहीं दे रहा है? रेड वाला भी दे रहा है ना। सोचो क्या हुआ होगा। इनको भूख थी 10 जूल की। कितने की? समझने के लिए फॉर रेफरेंस, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में खेलो। मान लो इनको भूख थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की? कितने की? कितने की? पक्का? पक्का ना जी। इन दोनों बल्ब में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? ब्लू वाले की एनर्जी ज्यादा है, रेड वाले की कम थी। हमने कहा रेड वाले का जो फोटोन है उसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? क्या कोई इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? ये कोई इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? नहीं। इसके वाले की एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या निकाल पाएगा? निकाल पाएगा? पक्का ना जी? समझ पा रहे हैं? निकाल पाएगा ना। इलेक्ट्रॉन को कितने की जरूरत थी? 5 की। गिरा कितने का? इलेक्ट्रॉन एमिशन हो गया। इलेक्ट्रॉन एमिशन हो गया। अच्छा, तो सोनू को बुरा लग गया। मोनू का बल्ब कौन से कलर का था?
ब्लू का। सोनू का कौन से कलर का था? सोनू को लगा मेरे बल्ब का पावर कम है तो मैं पावर बढ़ा देता हूं। सोनू गया, आप 10 बल्ब खरीद के लाया, 100 वाट, 1000 वाट, 10,000 वाट, 50,000 वाट, और सबको जला दिया। फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसने क्या बढ़ाया? पावर बढ़ाया ना। पावर बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ाया? समझ पा रहे हो ना? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ाया? नंबर ऑफ फोटोन की एनर्जी बढ़ाया। फोटोन की एनर्जी बढ़ाया नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कोई बाहर नहीं निकले। तो यहां पे एक कहानी सेट हुई। कहानी क्या सेट हुई कि भैया इलेक्ट्रॉन इज नॉट बिहेविंग लाइक दिस, कि एक फोटोन टकराया उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, दूसरा टकराया उसने 2 की दी, तो इसके पास 4 हो गई। डीलिंग कैसे होगी? 1 to 1, एक फोटोन वर्सेस एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन वर्सेस एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत मनमानी चीज है। वो कहता है कि एक फोटोन टकराया मेरे से, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? मान लो मेरा थ्रेशोल्ड था, यही सवाल, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ब्लू वाले से जो फोटोन निकला वो कितने का था? 8। टकराया, टकराया तो मुझे कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी मिली? 3। क्या मुझे बाहर निकल जाना चाहिए था? क्या मैं बाहर निकल जाऊंगा? ये जरूरी नहीं। सुनो तो, यही तो गेम है, यही तो समझ का खेल है। मुझे कितनी एनर्जी चाहिए थी? कितनी चाहिए थी? मुझे मिली कितनी? मुझे कितनी मिली? क्या मुझे बाहर जाना चाहिए था? मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं मेटल सरफेस में हूं। कहां पे हूं? मेटल सरफेस में क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है ना? जैसे ही मुझे एनर्जी मिलेगी, क्या मैं भागने की कोशिश करूंगा? मेरे आसपास भाई भीड़ भाड़ है कि नहीं है? थोड़ा मोड़ा भीड़ नहीं है, इंटेंस भीड़ है। जैसे मैं उड़ा, खट से टकरा गया। टकरा गया तो मैंने कुछ एनर्जी दे दी, फिर मेरी एनर्जी थ्रेशोल्ड के नीचे, मैं नहीं निकला। अरे क्लैरिटी है? जब 1 मिलियन फोटॉन्स गिरते हैं पर सेकेंड, कितने? तब कहीं एक इलेक्ट्रॉन जाके बाहर निकलता है। समझे कि नहीं? जब 10⁵ टू 10⁶ फोटॉन्स एक मेटल प्लेट पे गिरते हैं, तब कहीं जाकर एक फोटॉन बाहर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। क्लियर है? हो सकता है, और ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। ऐसा नहीं है कि 10⁵ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा भी निकल सकते हैं, ज्यादा भी नहीं। इट इज ऑल अबाउट कोलिजन कैसा हो रहा है, कंट्रोलेबल है नहीं। मान लो फोटॉन्स गिरे, टकराए, टकराए और टकराने के बाद एक ही साथ 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराया, और 10 फोटॉन टकराए 10 इलेक्ट्रॉन से, रैंडमली 10 के 10 बाहर निकल सकते हैं। निकल सकते हैं कि नहीं? इट इज ऑल अबाउट रैंडमनेस। पॉसिबिलिटी ये है कि जब मुझे एनर्जी मिली तो मैं भागूंगा, तो मैं टकराऊंगा, क्योंकि टकराने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? देखो, इलेक्ट्रॉन वो चीज है जिसने कहा कि मेरा थ्रेशोल्ड अगर 5 है, मेरा थ्रेशोल्ड कितना है? 5। अगर तुम मुझे मेरे थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी का फोटोन दे रहे हो, चाहे 1 दे दो, चाहे 100 दे दो, चाहे मिलियंस दे दो, चाहे ट्रिलियंस दे दो, मैं बाहर जाने वाला नहीं। क्लियर है ना? लेकिन अगर तुम मुझे जो फोटोन देते हो, तुम्हारे फोटोन की एनर्जी मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी से, जो मेरी रिक्वायर्ड एनर्जी है, मुझे उड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उससे ज्यादा है, तो मैं सोचूंगा कि मैं उड़ूं या ना उड़ूं। नहीं आया? आया ना? यस। ये बेसिक कहानी किसकी? एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। पहली कहानी क्या समझ आई? पहली कहानी सोनू की। बल्ब कौन से कलर का था? रेड कलर का, ठीक है ना? इसके फोटोन की एनर्जी, इसके फोटोन की एनर्जी किससे? थ्रेशोल्ड एनर्जी से। आप पावर बढ़ा रहे हो, मतलब आप क्या बढ़ा रहे हो? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ा रहे हो? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर। बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आ रहा है? आ रहा है जी, यस। फिर मोनू को लगा मेरे 10 वाट वाले से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। उसने कहा 1 वाट कर देते हैं, देखिए होगा कि नहीं। फिर उसने 1 वाट कर दिया, तब भी हुआ। 1 वाट कर दिया, तब भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। 10 वाट किया, तब भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। 100 वाट किया, तब भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। फर्क क्या आएगा?
क्या जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनकी एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा, उनके नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? मान लो एक वॉट से 1 लाख फोटोन निकले, एक वॉट से कितने फोटॉन्स निकले? 1 लाख फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है एवरेज। कितने इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन को। जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी एनर्जी कितनी होगी? उसकी एनर्जी 8 बोला था ना मैं, थोड़ा रिटेन करने की ताकत रखो यार। इसकी एनर्जी 8 बोला था ना, थ्रेशोल्ड कितना था? 5। कितने से बाहर निकला? कितने से? क्लियर है क्या? 10 वॉट कर दिया तो अब मान लो हमने 10 लाख फोटॉन्स गिराए। कितने फोटॉन्स गिराए? तो कितने फोटॉन्स बाहर निकले? कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले? 10। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम की अलग अलग, सेम की अलग अलग, सेम की अलग अलग। समझ आए? समझ पाए? समझ पाए? पक्का जी? क्या समझे? यहां पर तुम पावर बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, कोई एमिशन नहीं हुआ। यहां पावर बढ़ा रहे हो तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन पर फर्क पड़ गया? क्या इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे थे उनकी एनर्जी बदली या उनका नंबर? क्या बदला? यही है पूरा एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बस दैट्स इट। इसके बाद खाली गणित शुरू हो। हाँ 9:20 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सुनो सुनो सुनो, हम बता रहे हैं। अब देखो, अब हम गणित समझते हैं। हमारे पास 2 बल्ब था, कौन सा? एक रेड कलर का और एक कौन से कलर का? ब्लू कलर का। समझना, समझ लोगे एक ही लेक्चर में सब लिख लिखा खत्म हो जाएगा यार, कुछ नहीं है सब। ये बताओ क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं? इनका नंबर बहुत ज्यादा है कि बहुत कम? बहुत ज्यादा। अब ये जब न्यूक्लियस के ऑर्बिट में गोल घूम रहे हैं तो इनकी एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव ना। जितनी नेगेटिव एनर्जी इनकी है, इनको उतनी एनर्जी चाहिए कम से कम फ्री होने के लिए। उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई साहब? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। अरे नहीं आया? आया? क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको लिखा जाता है HF0। क्या लिखा जाता है? HF0। अरे भाई मान लो मेरी एनर्जी है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एटलीस्ट मुझे फ्री होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन चाहिए? +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ना। और फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? h/λ या hc/λ या HF0? HF होता है ना। तो भाई जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको हमने क्या बोल दिया? HF0। कई बार हम इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, हम समझते हैं दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए कम से कम निकलने के लिए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन क्या समझ पाए? द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन टू आयोनाइज। अरे बात समझे ना? आयोनाइजेशन समझते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में उसको फ्री करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसी को तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अरे बोलते हैं ना बच्चा? यस। पल्ले पड़ रहा है? कुछ रिलेटेबल लग रहा है? नहीं लग रहा है? लग रहा है जी? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू HF0। क्या ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है? ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं, ये वो एनर्जी है रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए। क्लियर है क्या? अगर मैं कहूं यहां से जो फोटोन गिरा, अब समझना, गणित समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसका वर्क फंक्शन, इसको डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है भाई साहब? या चलो 5 कर लो। कितना भाई साहब? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हारे जो रेड से फोटोन आ रहा है वो आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ब्लू से जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अरे क्लियर है क्या? रेड से कितना आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ब्लू से कितना आ रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन इलेक्ट्रॉन एमिट करने में संभव होगा? रेड वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो रेड वाले का, अब सुनना, यहां पे कंक्लूजन क्या है? एनर्जी ऑफ कौन सा फोटोन? रेड कलर फोटोन। एनर्जी ऑफ रेड कलर फोटोन इज, ऐसे लिख लूं? ऐसे लिख लूं? एनर्जी ऑफ रेड कलर फोटोन
अरे लिख दूं, ज्यादा है कि कम है? कम है किससे? ब्लू वाले से। एनर्जी ऑफ ब्लू कलर फोटोन, अरे है ना। अच्छा दूसरी बात, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ रेड कलर फोटोन जो है वो कम है किससे? थ्रेशोल्ड से कम है क्या? यहां कोई एमिशन होगा? नो एमिशन, नो एमिशन टेक्स प्लेस, कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, नो मैटर व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स का मतलब क्या समझते हो, क्या बढ़ाए हो? एनर्जी के नंबर, एनर्जी के नंबर, एनर्जी के नंबर, नंबर बढ़ाए हो ना? अरे पक्का ना? यस। अच्छा दूसरी बात सुनो, यहां पर क्या है? एनर्जी ऑफ ब्लू कलर फोटोन ज्यादा है कि कम है? किससे? फाई से। तो क्या एमिशन होगा? अरे होगा ना, मे और मे नॉट बी एमिशन, एमिशन may takes place, emission may takes place। अरे क्लैरिटी है क्या? एमिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पक्का ना? अब ध्यान से देखना, नो एमिशन टेक्स प्लेस, और क्या भाई साहब? एमिशन टेक्स प्लेस, एमिशन मे टेक प्लेस। दूसरा, यहां क्या है? नो मैटर व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, बट यहां क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी, एनर्जी पे कोई फर्क, क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन कहां पे? इलेक्ट्रॉन्स ना। फोटोन इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है, एमिट कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। गिर कौन रहा है? तो ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। अरे नहीं आया? आया जी? यस। तो यहां क्या लिखोगे? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, intensity of photons is directly proportional to number of electrons emission। उल्टा लिख दिया मैंने, number of electron emission, number of electron emission is directly proportional to क्या? intensity of photons। अरे तुम्हें नहीं आया यार भाई, समझ आया? इतना क्लैरिटी के साथ पढ़ो कि कभी तुमको डाउट पैदा ही ना हो, मॉडर्न ऐसा है और पैदा होगा भी नहीं। बात समझ पा रहे हो? इंटेंसिटी और पावर का खेल समझ आया है, एनर्जी का खेल समझ आया है। एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ाए हो? फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी से कोई लेना देना, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ाए हो? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। अरे क्लियर है क्या? और फॉर्मूला आई ए लैम्डा बाई एच सी। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या है? आई ए लैम्डा बाई एच सी। अरे पक्का ना? अब सोच, अब यहां एक बात ध्यान से सुन भाई देख, अब यहां पे फालतू की एक गणित आती है, टाइम पास गणित। ये फोटोन गिरा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। भाई इसने कुछ एनर्जी खा ली, कितनी एनर्जी खा ली? अरे भाई उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। बची कुछ एनर्जी, जो बची एनर्जी वो कहां गई? काइनेटिक एनर्जी, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती। अरे क्लैरिटी है ना? पक्का ना जी? जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ना, उसमें 99% इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी के होते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक है ना, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली, मेरा थ्रेशोल्ड था 5। कितना था? कितना था? 5। मैं बाहर निकलूंगा, मैं बाहर निकलूंगा कितने से? 3 से। कितने से? 3 से। अगर मैं एक कोलिजन में गया, सुनना, अगर मैं एक कोलिजन में गया तो इसकी पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाती है कि एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन ना हो।
क्योंकि पार्टिकल्स का डायमेंशन बहुत छोटा है। क्लियर है क्या? जब पार्टिकल्स का डायमेंशन बहुत छोटा है तो उनकी रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। अरे बात समझे हो ना? रैंडमनेस तुमको कहां ज्यादा देखने को मिलेगी, बड़े पार्टिकल्स में या छोटे पार्टिकल्स? छोटे पार्टिकल्स में ना भाई। जितने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स रैंडमनेस उतनी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा पार्टिकल एक तरीके से देख लो तो, अरे है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडमनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत रेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कोलिजन के बाद बाहर निकल पाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, मेरा थ्रेशोल्ड कितना था 5, मुझे मिला कितना, मुझे बाहर निकलना कितने से था 3 से। अगर मान लो मैं एक कोलिजन किया, मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खो दिया, तो अब मैं बाहर कितने से निकलूंगा 2 से। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर। उसके चांस सबसे ज्यादा होते हैं एमिशन को जो डायरेक्ट टकराया और टकरा के बाहर। सोचो ना, जब 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स गिरे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। एक मतलब 1 लाख फोटॉन्स गिरे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। नहीं आ रहा है तुम्हें यार? आ रहा है ना? तो और बाहर क्यों नहीं निकल पाए? इन्हें डायरेक्ट टकरा तो रहे थे ना, फोटॉन्स तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे थे ना, लेकिन क्या हो जाता था? कोलिजन। अगर मान लो ऐसा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती कि 1 कोलिजन या 2 कोलिजन के बाद ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते थे, तो 10⁵ की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। 10⁵ फोटॉन्स पे 1 इलेक्ट्रॉन थोड़ी बाहर निकलता, तब तो कई सारे बाहर निकल जाते, कुछ ज्यादा एनर्जी के, कुछ कम एनर्जी के। लेकिन हुआ क्या? कोलिजन इतना दमदार हो रहा है, इतनी ज्यादा रैंडमनेस है कि एक बार टकराने के बाद मल्टीपल टाइम्स कोलिजन हो रहा है। अच्छा, बात समझ पाए यहां तक? अच्छा सोचो, अब तुम ध्यान से सुनना, आखिरी लॉजिक आज के दिन का। इसके पास एनर्जी कितनी थी सवाल समझने के लिए? इसके पास कितनी थी? 3। कितनी थी? कितनी थी? इसको चाहिए कितनी थी? तो क्या इसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ली नहीं? ली होगी ना? क्या किया उसका? ऑर्बिटल एक्साइटेशन। हाँ, ऑर्बिटल एक्साइटेशन इज अ कॉन्सेप्ट, यस बिल्कुल। एक वही है, ऑर्बिटल एक्साइटेशन ही है। सुनो, हम कह रहे हैं इसकी एनर्जी कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ पा रहे हो? कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया यहाँ गिरा, गिर के किसको दिया? इलेक्ट्रॉन को दिया। इलेक्ट्रॉन को चाहिए कितना था? कितना चाहिए था? कितना चाहिए था? 5। और क्लैरिटी है ना? मिला कितना है? 3। तो कहेगा 3 लाए, हम वापस ले जाओ। फोटोन गिरा, वो तो फट गया। फोटोन गिरा, वो फट गया। वो कहा हमारा पानी तुम्ही को पीना है भाई, हमारे पास अब एनर्जी, अब हम उस पानी को वापस नहीं रख सकते क्योंकि हमारा गुब्बारा फट गया। अरे बात समझ रहे हो भाई? पल्ले पड़ रहा है? यस सर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो एनर्जी ली इलेक्ट्रॉन ने, लेकिन उसने किया क्या उस एनर्जी का? 2 काम। 2 काम। सबसे पहला काम, उसने अंदर रैंडमनेस बढ़ा दिया। जो निचले स्तर के इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उनको थोड़ा सा दे दिया, लो अब भागो तुम। कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे 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 अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, मुझे आप 3 दोगे तो वो मैं नहीं लूंगा, मैं उन लोगों को दे दूंगा जिनको 3 की जरूरत है। क्लैरिटी है ना? तो उनको 3 दे दिया, तो क्या हो गया? रैंडमनेस थोड़ा सरफेस के अंदर बढ़ गया। धूप में ले जाके कोई मेटल सरफेस रख दो, गर्म हो जाती है ना, उसी रैंडमनेस की वजह से गर्म हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस सन की औकात नहीं है कि वो दे पाए। अरे बात समझ रहे हो ना? तो हमने सोचा यार ऐसा करें कि कुछ ऐसा मटेरियल ढूंढे जो सन की जो नॉर्मल रेडिएशन आ रहा है, ये जो हमारे यहाँ रेडिएशन आ रहा है, इससे उसके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लग जाए। और क्लैरिटी है? तो हमने ढूंढा फोटोसेल्स। क्या ढूंढा? फोटोसेल्स। लगा दिया फोटोसेल्स। अब उसके पास, अब उसका थ्रेशोल्ड इतना कम है कि नॉर्मल रेडिएशन भी आ रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दे रहा है। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, वो एक स्ट्रीम में बह गए, तो क्या आ गई? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, यही पूरा मैकेनिज्म है। बात समझे कि नहीं? लेकिन ये बात समझना है कि जो फोटॉन्स यहां गिर रहे हैं, अगर उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? अपने पड़ोसी वाले फोटोन को दे देगा, उससे क्या बढ़ेगा? रैंडमनेस। क्या बढ़ेगा? मेटल सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होने वाला है। अरे बात समझे ना? इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए क्या जरूरी है? सोर्स की जिससे फोटोन निकल रहा है, उसकी एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होनी चाहिए ना? अरे पक्का ना? तभी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। अब
अब तुम पावर बढ़ा रहे हो, मतलब क्या बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ जाएगा? अरे इस वाली सिचुएशन में आ गया ना भाई, वो तो खत्म हो गया। वहां तो तुम कुछ भी करो कोई फर्क पड़ने वाला, इंटेंसिटी बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ, कुछ भी करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एनर्जी मत बढ़ा देना बस। अरे क्लैरिटी है ना? एनर्जी बढ़ा दोगे तो क्या कैटेगरी स्विच कर जाएगी, इस वाली कैटेगरी में आ जाओगे? अरे आओगे ना भाई। तो ब्लू कलर का फोटोन गिरा, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, कितनी थी? 8। थ्रेशोल्ड कितने का है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया कितने से? 3 से। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या HF लिखते हैं? थ्रेशोल्ड को क्या HF नॉट लिखते हैं? और काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स है। अरे नहीं आया, नहीं आया, आया। इसी एफ की जगह HC बाई लैम्डा लिख लेते हैं। इसी एफ की जगह यहाँ C बाई लैम्डा, यहाँ C बाई लैम्डा नॉट। दैट्स इट। कोई आगे चलेगा, अगली वाली क्लास में गणित आएगी। अब सोचो, ये देखो, पढ़ो। एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मेटल इज ओनली डिपेंड अपॉन द वर्क फंक्शन और द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन्स। दोनों पे डिपेंड करता है ना, मेरा वर्क फंक्शन क्या है और जो फोटोन गिर रहा है उसकी एनर्जी क्या है। बट मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द मेटल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ, but how many electrons come out from the metal depends on the intensity of falling light on the energy of light। बात समझेंगे ना? कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। किस पर? इंटेंसिटी, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरे। लेकिन वो सब तब आएगा जब फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी। तीसरा, energy of photon incident on a metal will not necessarily cause emission of an electron even if its energy is more than the work function। The electron after absorption may be involved in many other processes like collision etc in which it can lose energy, hence the ratio of number of electrons emitted to the number of photons incident on a metal surface is less than unity। पॉसिबिलिटी एक से कम हो गई ना, बहुत कम होती है एक से भाई, बहुत कम। अरे बात समझे कि नहीं? बट वो वेरी करती है। मान लो कुछ 10-15 फोटोन गिरे, एक फोटोन डायरेक्टली हिट कर गया, क्योंकि कम्युनिकेशन तो 1 to 1 है, तो हो सकता है 10 फोटोन पर भी एनर्जी बाहर निकल जाए। निकाल तो एक ही रहा है ना। अब मान लो एक आदमी वो 10 बॉल पे एक छक्का मारता है, तो वो पहली बॉल पे भी तो मार सकता है ना, वो 10वें पे भी मार सकता है। तो ये वो पॉसिबिलिटी है। बात समझ रहे ना? ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो मोटा मोटा कहानी समझ आए? अरे मोटा मोटा कहानी समझ आया? पक्का जी? इतनी कहानी है बस। इसी में खाली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बचा है। और तुम चाहो तो ये, अच्छा ये सवाल देखो, when a light is incident on a surface photo electrons are emitted। for photo electrons the value of kinetic energy is same for all। नहीं ना, मैक्सिमम वाले की एक जैसी होगी, लेकिन हो सकता है कि एक आध इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाए जिनकी एनर्जी थोड़ी कम हो, जिनकी पॉसिबिलिटी हो कि एक आध कोलिजन के बाद वो बाहर निकल जाए। अरे क्लियर है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। फॉल्स है ना? अरे भाई ये द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल और लेस देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सही है क्या? नन ऑफ द अबव गलत है ना? ये सुनो, व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। मतलब क्या? गिरने वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरे, इससे एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क पड़ने वाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ेगा। किस पर फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। समझ आ रहा है? ये देखो, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, क्या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम चाहिए होगा, चाहिए होगा ना। तो फाई बराबर क्या HC बाई लैम्डा नॉट लिखा जा सकता है? फाई पता है कि नहीं? अरे फाई पता है ना? वैल्यू डाल के आंसर, अब जो भी आ रहा है। यहां देखो, इसका आंसर बताओ, नीट 2023। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम, सोडियम is 2.14, 2.30, 2.75 respectively. If the incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.2 electron volt, which of the following photosensitive surface may emit the photoelectron? कौन सा वाला? सीजियम ओनली? अरे सीजियम ओनली, सीजियम ना? नहीं, पहला सीजियम ही तो है, तो डी होगा ना।
नहीं समझ आया? अरे वर्क फंक्शन किसका कम है? सीजीएम का। इन दोनों का तो ज्यादा है ना। किससे? एनर्जी ऑफ फोटॉन से। इनका एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तब, इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तब। कितना कंफ्यूज होते हो यार तुम लोग यार। इंटेंसिटी से होगा नहीं, एनर्जी से होगा ना किड्स। समझ आया? हाँ 9:20 हो गया। आप ये सब अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? थोड़ा इसको लिख के आना, तो कल से लिखने का टाइम दूंगा।